था जो मुझे टीवीएस में मिला, और एक अच्छा जीवन, एक अच्छा लाइफ जो हर 24 साढ़े 24 साल में एक बच्चा अपने लिए सपना देखता है, वो सब मेरे पेरेंट्स के आशीर्वाद से एक शॉट में ही पूरा हो गया। 48,000 रुपये महीने की सैलरी मिलने लगी, एक मैनेजर की पोस्ट मिल गई, और एक अच्छी ब्रांड, एक अच्छी कंपनी के साथ आप कह सकते हैं कि करियर की शुरुआत होगी। इस इंडस्ट्री के अंदर, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आने का मौका मिला था दोस्तों, आज से लगभग 14 साल पहले। 29 जून 2007 को मैं नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में आया। जिस दिन इस बिजनेस में आया, ना तो इस बिजनेस की मुझे कोई जानकारी थी, और सच कहूं तो ना ही इस बिजनेस को करने की मेरी अपनी कोई इच्छा थी। इस बिजनेस में आने की सिर्फ एक ही वजह रही कि जो व्यक्ति मुझे इस बिजनेस में लेके आए थे, उनको मना कर पाना मेरे लिए संभव नहीं था। वो टीवीएस में मेरे बॉस थे, और यहाँ भी मेरे बॉस हैं, मेरे अपलाइन हैं, जिनका नाम है मिस्टर दीपक बजाज। आप लोगों ने जरूर उनका नाम सुना होगा, उन्हें यूट्यूब पे देखा होगा। उनकी दो दो किताबें आ चुकी हैं, तीसरी किताब ऑलरेडी वो लिख रहे हैं, और आज वो एक बहुत बड़े सेलिब्रिटी हैं, ना केवल माई लाइफ में, बल्कि मैं कह सकता हूँ कि पूरी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में एक जाना माना नाम है। लेकिन ये आज की सच्चाई है। उस समय पे वो टीवीएस के लिए नॉर्थ इंडिया को हेड करते थे, और मैं उनको रिपोर्ट करता था। तो जब उन्होंने मुझे इस कारोबार का हिस्सा बनने के लिए कहा, तो मैं सच कहूं तो मेरे पास ना करने की कोई चॉइस ही नहीं थी। लेकिन मैं काम करने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं था। उनका मन रखने के लिए या उनके दबाव में पैसे जरूर देके मैंने ज्वाइनिंग डाली, लेकिन उनके बार बार कहने पे मैं एक ट्रेनिंग प्रोग्राम में जाने के लिए तैयार हो गया, जिस ट्रेनिंग प्रोग्राम को हम लोग कहते हैं दोस्तों रेजिडेंशियल ट्रेनिंग प्रोग्राम। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी जरूर जानते होंगे कि हमारे नॉर्मली 2 दिन और 1 रात का एक प्रोग्राम होता है जिसको आरटीपी बोला जाता है। तो उस टाइम पे उन्होंने मुझसे ये कहा कि हम इस प्रोग्राम में चलते हैं, और इस प्रोग्राम में जाने के बाद भी अगर तेरा आंसर ना में हुआ, या उस प्रोग्राम से निकलने के बाद भी अगर तूने बोला कि ये काम तुझे नहीं करना, तो उसके बाद मैं तुझे कभी भी जीवन में इस काम के लिए डिस्टर्ब नहीं करूंगा। और मैं केवल ये सोच के उस प्रोग्राम में चला गया कि उस प्रोग्राम में जाने के बाद मैं इतने नेगेटिव पॉइंट्स इस काम में निकाल के दिखाऊंगा कि अपनी तो छोड़िए, इनकी भी मैं उस दिन छुड़वा के ही आऊंगा वहां पे। इस सोच के साथ मैं उस आरटीपी में गया। लेकिन वहां जाने के बाद कुछ चीजें मुझे ऐसी पता चली, कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स उन्होंने ऐसे दिखाए नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, और कुछ अचीवर्स से रूबरू होने का मौका मिला, जिन लोगों से मिलने के बाद और उनकी बातों को सुनने के बाद मुझे ये मानना ही पड़ा कि ये कारोबार छोटा नहीं है, बल्कि इस काम के प्रति जो मेरी सोच है या मेरी जो समझ है वो बहुत छोटी है। और वहां से फिर मेरा नेटवर्क मार्केटिंग की तरफ आकर्षण जो है वो जाग गया। मैंने शुरुआत में लगभग 3.5 महीने अपनी नौकरी के साथ साथ इस बिजनेस को किया, और फिर 12 अक्टूबर 2007 को बहुत मेहनत से पाई हुई नौकरी को भी मैंने इस बिजनेस के लिए रिजाइन कर दिया। आज 13.5 साल से ज्यादा हो गए मुझे इस बिजनेस को एज अ करियर, एज अ फुल टाइम करते हुए, और ये कहते हुए बहुत प्राउड वाली फीलिंग आती है, बिकॉज मुझे याद है जब मैं नौकरी छोड़ रहा था तो मेरे बहुत से दोस्तों ने, बहुत से अपनों ने मुझे ये टॉन्ट मार के कहा था कि बेटा ये जो डिसीजन तुम ले रहे हो, 13 हफ्ते के अंदर दोबारा से एक नई नौकरी जो है तुम ढूंढते हुए मिलोगे। लेकिन आज 13 हफ्ते तो छोड़िए, 13 महीने छोड़िए, आज 13 सालों से ज्यादा हो गए, और मैं आज भी इस बिजनेस को एज ए फुल टाइम, एज ए करियर कर रहा हूँ। और मैं ही नहीं, मेरे जैसे हजारों लाखों लोग हैं जो आज इस बिजनेस को एज ए फुल टाइम, एज ए करियर, और न केवल अपने लिए बल्कि आने वाली जनरेशन के लिए इस बिजनेस को आज जो है वो बिल्ड कर। क्योंकि अचीवमेंट, सॉरी, मेरा जो टाइम है वो काफी लंबा समय हो गया मुझे इस बिजनेस के अंदर, तो मेरी थोड़ी बहुत अचीवमेंट्स भी आई। नॉर्मली मैं अपनी जो अचीवमेंट्स हैं वो लोगों को बताता हूँ, लेकिन सचिन जी ने मुझसे कहा था कि सर अगर पॉसिबल हो तो आप अपनी अचीवमेंट्स, क्योंकि डिजिटल में एक एडवांटेज ये है कि आप इजीली अपनी स्लाइड्स को दिखा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको मुझे को होस्ट बनाना पड़ेगा ताकि मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर सकूं। ओके, आप लोग फास्ट हैं, मुझे 1 सेकंड दीजिएगा। आप मुझे कंफर्म करिएगा कि क्या आपको स्लाइड दिखाई दे रहा है। यस सर। ओके,
तो मैं आपको कुछ मेरी जो अचीवमेंट्स रही मैं उनके बारे में मैं आपको एक हल्के से चीज के बारे में बताता हूँ। और ये अचीवमेंट्स अगेन ये दिखाने का सिर्फ एक मकसद ये है कि अगर ये सारी चीजें मेरे साथ हो सकती हैं तो आज नहीं तो कल दोस्तों ये सारी चीजें आप लोगों के साथ भी हो सकती हैं। तो पहले लगभग 2.5 साल के बाद मैं अपने जीवन की पहली बड़ी बड़ी गाड़ी, इससे पहले मैं स्विफ्ट चलाया करता था, लेकिन अपने खानदान की या अपने जीवन की पहली बड़ी गाड़ी में लेने में कामयाब हो पाया। ये शेवरले मैग्नम है। ये मैं आपको ले जा रहा हूँ 2010 के अंदर, जब ये मेरी सबसे पहली बड़ी अचीवमेंट आप कह सकते हैं इस बिजनेस में रही। इसके बाद मैं जब मेरी मैरिज जो है 2007 में हुई थी और मेरी लव मैरिज है, तो उस समय पे मेरे वाइफ, क्योंकि ऑब्वियसली आप समझते हैं कि जब शादी होती है तो शुरू के 1-2 साल हर कपल का एक सपना होता है कि घूमने जाएंगे, अच्छी अच्छी जगहों पे जाएंगे, वीकेंड्स पे जाएंगे, मूवी देखेंगे। बट चांस की बात है कि वो मेरे करियर के बिल्डिंग डेज थे। तो मेरी वाइफ से मेरा वादा था कि ये वाला समय आप मेरे को दे दो, लेकिन एक बार ये बिजनेस मैं बिल्ड कर दूं उसके बाद तुम जहां पे उंगली रखेगी, जिस मैप पे उंगली रखेगी कि यहाँ घूमने चलना है, वी विल गो देयर एंड वी विल सेलिब्रेट। तो मैंने अपना वादा निभाया। ये फोटोग्राफ जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, इंडिया का ऐसा कोई भी घूमने लायक कोना नहीं है जो मैंने ना देखा हो, चाहे कश्मीर से लेके पंजाब हिमाचल के कोई रिजॉर्ट्स हो, चाहे राजस्थान साइड हो, चाहे इवन अगर आप साउथ में जाएंगे तो चेन्नई से लेके इवन केरला हाउस बोट्स तक मेरे देखे हुए हैं। गोवा बॉम्बे तो पता नहीं खैर कितनी बार हम हो आए। इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट भी, इवन जो बांग्लादेश बॉर्डर है और जो चाइना का बॉर्डर है बॉम्बडीला के ऊपर, वो सब भी मेरा देखा हुआ है। तो ये सारी फोटोग्राफ्स अगेन मैं आप लोगों को सिर्फ इसलिए दिखा रहा हूँ कि अगर आप में से कुछ लोग हैं जो अभी मेहनत कर रहे हैं तो आपको मैं सिर्फ दिखा रहा हूँ कि ये अल्टीमेटली आपको क्या मिलने वाला है इस बिजनेस से। ये मेरे बेटे का पहला बर्थडे है और ये फोटोज भी मेरे दिल के बहुत करीब हैं, क्योंकि उसके बर्थडे को हम उस स्केल में मना पाए जिस स्केल में जनरली लोग अपने घर पे एंगेजमेंट या रोका का फंक्शन करते हैं। तो मैं सिर्फ आपको ये दिखा रहा हूँ कि ये बिजनेस आपको फाइनेंशियली कितना सक्षम बना देता है कि आप जो चाहें वो अपने अपनों के साथ आप जो है सेलिब्रेट कर सकते हैं। इसके अलावा बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स की बड़ी बड़ी सेलिब्रेशंस भी होती हैं। हालांकि आजकल आप जानते हैं कि कोरोना की वजह से फिजिकल प्रोग्राम्स जो हैं वो नहीं हो रहे हैं, लेकिन सम्मान मुझे कभी कभी ऐसा महसूस होता है कि जो शायद मैं डिजर्व करता हूँ जीवन में, उससे ज्यादा लोग मुझसे प्यार और मुझे सम्मान करते हैं। ये मेरे जीवन की दूसरी बड़ी पड़ाव थी जिस दिन मैंने अपनी BMW कार खरीदी थी। इनफैक्ट एक ही घर में मैं और मेरा छोटा भाई दोनों ही माई लाइफ के साथ हैं, और हम दोनों ही, सौरभ भी मेरा छोटा भाई है, वो भी ITC हैं, और एक ही दिन हम लोग, मतलब एक हफ्ते के अंतराल में हम लोग 2 गाड़ी अपने घर में लेके आए थे। एक स्कॉडा हम लेके आए थे और एक BMW हम लेके आए थे। ये भी जो मैं आपको बता रहा हूँ ये 2013-14 के आसपास की बातचीत मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये भी मेरे लिए एक बड़ी अचीवमेंट थी। और घूमने का मुझे शौक है, तो ये वो कंट्रीज हैं जो मैंने घूमी हुई हैं, मलेशिया हो, थाईलैंड हो, दुबई हो। तो ये कुछ फोटोग्राफ्स हैं, ये थाईलैंड की हैं विद फैमिली। मैं कम से कम 4 बार अभी थाईलैंड जा चुका हूँ। ये मलेशिया की फोटोज हैं, 3 बार मैं टोटल मलेशिया जा चुका हूँ। इनफैक्ट हमारी कंपनी की मलेशिया कन्वेंशन थी, उसमें भी मैं था। इसके अलावा ये सिंगापुर की फोटोग्राफ है। सिंगापुर में भी हमारी टीम ने एक सपना लिया था कि हम लोग एक दिन क्रूज के ऊपर अपना ट्रेनिंग करेंगे। तो हम लोग जितने भी STCN अबव थे, हम सब लोग मिलके सिंगापुर गए थे और सिंगापुर क्रूज के अंदर हम लोगों ने 2 नाइट्स वहां पे स्टे किया। और ये आप देख सकते हैं, ये कॉन्फ्रेंस की फोटो है जो हम लोगों ने, इनफैक्ट जो क्रूज वाले थे वो हैरान थे कि भाई ऐसा तो कभी नहीं होता कि क्रूज पे कोई कॉन्फ्रेंस करना चाहे, क्योंकि वहां पे कल्चर नहीं है। वहां नॉर्मली लोग हनीमून के लिए आते हैं या तफरी के लिए आते हैं। बोले आप पहले लोग हैं जो कॉन्फ्रेंस चाहते हैं। तो एक्चुअली में ये बार है, क्योंकि सुबह के टाइम बार बंद रहती है, तो उन्होंने हमारी स्पेशल रिक्वेस्ट पे बार का एक हिस्सा हमें कॉन्फ्रेंस करने के लिए दिया। और वो भी बड़े अचंभित थे कि यार ये कैसे लोग हैं जो कॉन्फ्रेंस करना चाहते हैं क्रूज पे। लेकिन हमारी इच्छा थी तो ड्रीम लिया, तो हम लोगों ने उस ड्रीम को भी पूरा किया। दुबई की ये फोटोग्राफ है। एक और सपना था हम लोगों का कि जब 10 साल हमें पूरे हो जाएंगे नेटवर्क मार्केटिंग में, तो हम दुनिया के सबसे बड़े होटल में रात को 12 बजे केक काट के 11वें साल में एंटर करेंगे। तो दुनिया का सबसे बड़ा होटल है दोस्तों बुर्ज अल अरब, और उस होटल का सबसे बड़ा जो रूम है वो डिप्लोमेटिक स्वीट है। उसमें उस समय पे जितने भी हमारे NTCN अबव थे, काफी पुरानी फोटो है, लेकिन उस समय पे जितने भी NTCN अबव थे, हम लोगों ने रात को, ये फोटोग्राफ आप देख सकते हैं, ये 12 बजे रात को केक काटा और 11वें साल में हम लोगों ने एंटर किया था। और ये गाड़ी थी रॉयल रॉयस जो हमें लेने आई थी एयरपोर्ट पे उस होटल में ले जाने के लिए।
ये वहाँ का स्विमिंग पूल है। इसके अलावा कुछ लोगों ने मुझे बोला था कि अगर असली दुनिया देखनी है तो थोड़ा एशिया के बाहर जाइए, तो यूएस भी मैं टोटल 2 बार मैं जा चुका हूँ फैमिली के साथ। और यूएस में भी जो देखने लायक जगह है, चाहे वॉशिंगटन डीसी है, चाहे न्यूयॉर्क है, न्यू जर्सी है, नियाग्रा फॉल्स है, या आप अगर वेस्ट जोन में चले जाएं तो लास वेगस है, लॉस एंजलिस है, सैन डिएगो है। ये सब मैंने अपनी फैमिली के साथ विजिट किया है। इनफैक्ट 3 साल पहले पूरी दुनिया में जो सबसे बड़ा नेटवर्क मार्केटिंग का जो सेमिनार होता है, वो एरिक वोरे करके एक ट्रेनर है, उनकी एक कंपनी है नेटवर्क मार्केटिंग प्रो। वो हर साल एक वेबिनार सेमिनार करते हैं। ये उस सेमिनार की फोटो, आप एक फोटोग्राफ देख सकते हैं। इनके मेरे पीछे लगभग 10,000 से ज्यादा का क्राउड है, और पूरी दुनिया के लोग वहां पे सीखने के लिए आए थे कि नेटवर्क मार्केटिंग कैसे करनी। And I was the only Indian in that crowd, and I was feeling so proud at that time that I'm representing India. और उस जगह पे भी मैं सीख के आया वेगस के अंदर की इस बिजनेस को और आगे कैसे बढ़ाते हैं, और बाहर की कंट्रीज में जो लोग हैं वो कैसे नेटवर्क मार्केटिंग को आगे बढ़ाते हैं। और ये मेरी अभी लेटेस्ट जो मेरी अचीवमेंट है। पिछले साल जो है मैंने अपनी एक ब्रांड न्यू जैगुआर कार खरीदी, लेकिन ये कार खरीदते समय भी, इनफैक्ट जब मैं BMW खरीद रहा था तो मेरे को याद है कि मुझे किसी ने चार्ज कर दिया था कि यार ये लोग जो लीडर्स होते हैं ना, इन लोग का दिखाने के दांत अलग होते हैं, खाने के दांत अलग होते हैं। तो मैंने गुस्से में आके BMW जिस दिन मेरे पास थी, मेरे पास मैग्नम थी, मैंने मैग्नम भी बेच दी, और मेरे पास ओनली BMW थी। और वो मैंने सिर्फ इस अड़ी में रखी थी कि बेटा अब अपने पास चॉइस ही नहीं है, अब सब्जी लेने भी जाना है तो BMW में ही जाना पड़ेगा, देयर इज नो अदर चॉइस। तो मेरा छोटा भाई ऑस्ट्रेलिया में रहता था, सौरभ, ही केम बैक एंड ही जॉइंड माय लाइफस्टाइल, एंड टुडे ही इज ITC। तो वो ऑस्ट्रेलिया का करियर छोड़ के आज इस बिजनेस को एज अ करियर कर रहा है। लेकिन वो मुझे हमेशा बोलता था, भाई वैसे आपने जो BMW के साथ किया है ना, वैसे नॉर्मल आदमी ये करता नहीं है, ये तरीका नहीं है कि BMW को आप कहीं भी ले जाते। सेम वे जब मैं जैगुआर परचेज कर रहा था तो फिर किसी ने बोल दिया, अरे ये बड़े बड़े लोग जितने भी होते हैं ना, ये लोग लोन वोन पे गाड़ी ले लेते हैं और लोन चुकाते रहते हैं, लोन पूरा चुकता नहीं है, गाड़ी कुछ लोग उठा के ले जाते हैं। तो आप सब लोगों की ब्लेसिंग से बताना चाहता हूँ कि ये गाड़ी बिना 1 रुपया लोन लिए 100% डाउन पेमेंट के साथ मैं ये बाय करके लेके आया। और ये सिर्फ इसलिए लेके आया ताकि मैं ये प्रूव कर पाऊं कि एक नेटवर्कर और एक माई लाइफ का डिस्ट्रीब्यूटर जो चाहे जो सपना ले, वो सपना वो पूरा कर सकता है। दैट वाज द ओनली रीजन। और ये अगेन मैं फिर दोहरा रहा हूँ, ये फोटोग्राफ, ये सारी चीजें दिखाने का सिर्फ एक ही मकसद था कि अगर ये सारी चीजें मेरे साथ हो सकती हैं तो हो तो देखिए आपके साथ भी सकती है। बस फर्क इतना है, या आपको अगर वो सब चाहिए जो मेरे को मिला, तो आपको भी वो सब करना तो पड़ेगा जो मैंने किया। अगर आपको वो मंजिलें चाहिए जो मैंने ली, तो आपको भी उसी रास्ते पे देखिए चलना तो पड़ेगा। क्योंकि अगर स्वर्ग चाहिए तो कहते हैं ना, मरना तो पड़ेगा। आप सोचे कि किसी और को मार के स्वर्ग मिल जाए, बहुत सारे लोग सोच रहे हैं डाउनलाइन को मार के मुझे स्वर्ग मिल रहा है, कुछ लोग सोच रहे हैं अपलाइन मार के स्वर्ग मिल जाए, और आपको खुद ही करना पड़ेगा ना। 2 बातें छोटी छोटी मैं आप लोगों को बोलना चाहूंगा, बिकॉज ये एक ट्रेनिंग प्रोग्राम नहीं है, दिस इज अ, आई वुड से दिस इज अ BOP, इट इज अ GTS। और मैं सचिन जी को भी ये जरूर एडवाइस करूंगा कि आप नेक्स्ट टाइम जब भी GTS करें, अगेन दिस इज नॉट ए, मतलब मैं, हालांकि मैं बाहर से हूँ, मुझे पता नहीं मुझे हक है कि एडवाइस करने का नहीं, हाँ, लेकिन मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, जब भी GTS करें 60 मिनट्स डॉट GTS शुड बी ओवर। कोई आए कोई नहीं आए, कोई आए कोई नहीं आए, बिकॉज आज की तारीख में डिजिटली 60 मिनट्स तक किसी को बांध के रखना इज ऑल्सो नॉट। आज वो जमाना है कि लोग YouTube वीडियो से YouTube शॉर्ट्स पे पहुंच गए, और वो भी पूरा नहीं होने देते, 10 सेकंड के शॉर्ट में भी आगे स्क्रॉल कर डालते हैं। तो उस जमाने में अगर आप लोगों को 2 घंटा सोचोगे नए व्यक्ति को कि वो लगा रहे, तो इट इज नॉट, मतलब अगेन मैं आपको सिर्फ साइकोलॉजी बता रहा हूँ। तो 60 मिनट्स बाय द क्लॉक, जिस टाइम शुरू हो उससे 1 घंटा बाद खत्म होना चाहिए, चाहे मेरे जैसा कोई स्पीकर आ रहा हो या नहीं आ रहा हो, डजंट मैटर। और अगर आप ट्रेनिंग प्रोग्राम कोई भी अगर आप रखते हैं किसी बिगनर का, जिसके अंदर 2 आवर्स, मतलब 2 घंटा, कुछ भी हो जाए, धरती फटे या फिर अर्थक्वेक आ जाए, 2 घंटे के अंदर अंदर वो खत्म होना चाहिए। अदरवाइज इट इज नॉट, मतलब आपको लगेगा आप बहुत मेहनत कर रहे हो, लोगों के फोटोज धीरे धीरे क्या होगा, शक्लों की जगह उनकी फोटोज दिखनी शुरू हो जाएंगी।
आप समझते ही हैं फोटोज से क्या मतलब है। मेरा कैमरा बंद होना शुरू हो जाएगा और आपको लगेगा बहुत कमाल हो रहा है, बट वो उस कैमरे की फोटो के पीछे बाथरूम में कबोर्ड पे बैठा है या पंखे के नीचे बैठा है, यू डोंट नो वेयर इज ही। तो इसे डिजिटल के फायदे भी हैं तो डिजिटल के अपने नुकसान भी बहुत हैं। तो आई फील कि ये मैं आपको जरूर बोलना चाहता हूँ। बट अगेन सिंस न्यू पीपल आर देयर एंड सम डिस्ट्रीब्यूटर्स आर देयर, तो दोनों के लिए एक छोटी छोटी बात बोल के अपनी बातचीत को विराम दूंगा। पहले उन लोगों से बात करता हूँ जो लोग नए हैं आज इस प्लान को देख रहे हैं। तो देखिए, मैं आपको एक हल्की सी चीज ये बोलता हूँ, मेरे ख्याल इसको बोलते हैं इंग्लिश में जैसे कॉमन सेंस। मैं कोई मोटिवेशन की या कोई आप लोगों को लाइक उसको पर्पस से नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन आज का जो युग चल रहा है दोस्तों, मेरे ख्याल ये कॉमन सेंस है। एक आदमी जिसमें जरा सा भी अगर अपने लिए अगर थोड़ा सा भी ओनरशिप है, तो सबको ये बात पता है कि आज की तारीख में एक सिंगल सोर्स ऑफ इनकम के ऊपर डिपेंड रहना खतरनाक है। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, मेरे पास जैगुआर कार है, लेकिन उस जैगुआर कार के होने के बावजूद भी, उस 4 सॉलिड टायर होने के बावजूद भी, अगर मेरी गाड़ी में स्टिपनी ना हो, तो आप मुझे बताइए मुझे डर लगेगा कि नहीं लगेगा? डजंट मैटर, मेरे पास जैगुआर है। मे बी आपके पास कोई एल्टो हो, लेकिन अगर आपकी एल्टो विद स्टिपनी है, इट इज अ फार बेटर कार देन माई जैगुआर विदाउट स्टिपनी। बिकॉज सड़क तो सेम ही है ना, आपकी चाहे अल्टो है चाहे मेरी जैगुआर है, सड़क पे तो सेम ही चलना है ना। तो नए लोगों को सिर्फ मैं इतना बोलना चाहता हूँ, आप इस बिजनेस को, मुझे नहीं पता कि आज आप लाखों रुपए के लिए करेंगे या नहीं करेंगे, वो आपका डिसीजन है, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूँ कि आप इस बिजनेस को एज अ बैकअप, एज अ सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम जरूर रखिए। उससे आपको 2 फायदे होंगे। पहला फायदा, नो डाउट, जब आदमी के एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम होता है, सेकंड सोर्स ऑफ इनकम होता है, तो आदमी पहले वाले जगह पे भी अच्छे से काम कर सकता है। जैसे फॉर एन एग्जांपल, अगर मैं एक इंटरव्यू देने जाऊं और मुझे लगे कि दिस इज द ओनली जॉब, अगर ये नहीं लगी तो मेरा करियर खत्म, तो आप भी समझते हैं कि मेरा माइंड इतना प्रेशर में आ जाएगा कि मैं इंटरव्यू में चाह के भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकता। इसीलिए जिन लोगों के पास कोई बैकअप नहीं होता, वो अपने बॉस की जायज नाजायज सारे प्रेशर को भोगते रहते हैं। उनके सारे के सारे लाइक फॉर एन एग्जांपल, 10 लोग अगर नौकरी पे हैं और 4 लोग निकल गए, तो वो 6 लोग जो बच गए वो काम कितने लोगों का करेंगे? 10 लोगों का करेंगे। तो ये जो ओवरलोडेड लोग हैं, ये क्यों अच्छे से नहीं लोगों को अपने लिए खड़े हो पाते? क्योंकि डर सताता है कि अगर ये भी छूट गई तो जीवन कैसे चलेगा। तो पहला तो मैं आपको ये बोलना चाहूंगा, एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम आपके डर से फियर कम करेगा, और जहां आपका प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम आता है वहां पे भी आपकी परफॉर्मेंस को बेटर बना देगा। वहां भी आपको बेटर इंसेंटिव्स या बेटर प्रमोशंस के आपके रास्ते खुल जाएंगे, बिकॉज नाउ यू विल परफॉर्म विदाउट फियर। ये आपको पहला बेनिफिट होगा। दूसरा, आज की अनसर्टेन सिचुएशन में कुछ भी हो सकता है, क्योंकि देखिए, हम सब लोग लॉकडाउन की चर्चा कर रहे हैं, अलग अलग जगह पे लग रहे हैं, हट रहे हैं, लेकिन आपको भी पता है, मुझे भी पता है, लॉकडाउन समस्या बड़ी नहीं है। हाँ, टेम्परेरीली बड़ी लगती है, लेकिन बड़ी समस्या है स्लो डाउन। एक्चुअल जो बड़ा जो मुश्किल का दौर है वो लॉकडाउन के बाद शुरू होता है, क्योंकि बहुत से बिजनेसेस हैं जिनका जो काम है वो ठप पड़ जाता है। तो मैं उदाहरण देता हूँ, आज से सपोज करिए 2019 में दिसंबर में, 2020 की जनवरी में, अगर इसी मीटिंग में कोई व्यक्ति ऐसा अटेंड कर रहा होता जिसकी बॉम्बे में किसी प्रीमियम लोकेशन के मॉल में एक शोरूम अपना खुद का होता, तो शायद उसकी बॉडी लैंग्वेज इस तरीके से होती कि ये सब गरीबों के साथ मैं बैठा हूँ, चलो ठीक है अब मैं बात कर रहा हूँ। आज वही आदमी जिसकी मॉल में एक शोरूम है, वो सबसे ज्यादा टेंशन में है, क्योंकि सबसे ज्यादा खतरनाक चीज क्या है, उसने जिस वैल्यू में वो शोरूम खरीदा होगा, ना आज इस शोरूम की उसको वैल्यू मिलेगी, ना उसको उतना रेंट मिलेगा, और कहीं भगवान ना करे उसने लोन पे लिया हो, तो आज ये आलम है कि ना वो लोन चुका पाएगा क्योंकि रेंट उसको उतना नहीं मिलेगा, और ना वो बेच के उसको पार हो सकता। तो क्या हुआ, सिचुएशन के हिसाब से वही चीज जो उसकी एसेट थी, आज वो उसकी लाइबिलिटी बनती जा रही। सपोज करिए आज जो बिजनेस ऑनलाइन नहीं कर पा रहे, ट्रेडिशनल बिजनेस की बात कर रहा हूं, उन लोगों की समस्या क्या होगी कि अब लोग उनके पास आने से डरते हैं, उनको लोगों के पास जाने का समझ नहीं है। तो वो व्यक्ति का जब बिजनेस डाउन होता है, तो सबसे आसान तरीका क्या होता है, नौकरी से एम्प्लॉयज को निकालना।
तो जब एक बिजनेसमैन डाउनफॉल पे जाता है तो अकेला बिजनेसमैन की फैमिली डाउनफॉल पे नहीं जाती, उसके साथ कम से कम 10 एम्प्लॉयज की फैमिली भी है जो डाउनफॉल पे जाने लग जाती है। तो दूसरी वजह मैं आपको सिर्फ इतना कह रहा हूं, हमेशा बैकअप होना चाहिए। आप बिजली का बैकअप इन्वर्टर रखते हैं या जनरेटर हमेशा रखते हैं, गाड़ी में आप स्टिपनी रखते हैं, आप घर में दवाइयों का, आप में से कोई नहीं है जो सरदर्द होने के बाद सरदर्द की दवा लेने जाता है। आप सबके घर पे एक बैकअप के रूप में पैरासीटामोल, या तो जब बुजुर्ग समझा के गए हैं कि भाई एक बैकअप, हम ऐसा थोड़ा ना सोचते हैं कि भगवान करे टायर पंचर हो ही जाए, फिर भी तो रखते ही हैं। क्यों? भगवान ना करे अगर पंचर हो जाए तो मेरे पास बैकअप के लिए कुछ नहीं। तो जितने भी नए लोग हैं, कृपया करके इस बिजनेस को सेकंड एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम की तरह देखना शुरू करिए। आपकी न केवल पहली प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम में परफॉर्मेंस बढ़ जाएगी, बल्कि आपका ये जो डर है, या ये कह लीजिए कि भगवान ना करे कुछ 19-21 हो, तो आपके पास बैकअप में कुछ ना कुछ रह जाएगा। ये उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ जो पहली बार इस अपॉर्चुनिटी को देख। अब उन लोगों से बात कर लेता हूँ जो लोग एज अ डिस्ट्रीब्यूटर इस मीटिंग के अंदर जुड़े। देखिए, जो लोग डिस्ट्रीब्यूटर इस बिजनेस में इस समय मीटिंग में जुड़े हुए हैं, मैं आपको एक छोटी सी चीज ये बात बोल के अपनी बात को विराम दूंगा। आपने सिक्का जरूर लाइफ में देखा होगा, और उस सिक्के में आपने जरूर देखा होगा कि दो साइड्स होती हैं। ऊपर वाली साइड्स को हम हेड्स बोलते हैं, नीचे वाली साइड को हम टेल्स बोलते हैं। अगर सपोज मैं आपसे सिक्का मांगू और मैं आपको बोलूं कि जी मेरे को केवल हेड दे दो, तो क्या आप मुझे दे सकते हैं? नहीं। आप मुझे बोलेंगे अगर सिक्का चाहिए तो दोनों ही लेनी पड़ेंगी सर, हेड्स भी आएगा टेल्स भी आएगा। उसी प्रकार याद रखिएगा, जीवन में जब भी चेंज आएगा, बदलाव आएगा, बदलाव हमेशा दो चीजें लेके आता है। पहली चीज होती है, उसको बोलते हैं अपॉर्चुनिटी, उसको बोलते हैं अपॉर्चुनिटी, उसे बोलते हैं नया रास्ता। और दूसरी चीज होती है, उसको बोलते हैं प्रॉब्लम, उसको बोलते हैं समस्या। मतलब इस दुनिया की कोई भी अपॉर्चुनिटी आप तक अकेले चल के नहीं आ सकती। हर अपॉर्चुनिटी अपने साथ कोई ना कोई समस्या तो लेके आएगी ही। और उसी प्रकार इस दुनिया की कोई भी प्रॉब्लम आप तक कभी भी अकेले नहीं आ सकती। हर प्रॉब्लम अपने साथ कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी, कोई ना कोई नया रास्ता तो लेके आएगी ही। अब ये देखने वाले के नजरिए पे निर्भर करता है कि वो सिक्के की अपॉर्चुनिटी वाली साइड के ऊपर फोकस कर रहा है या वो सिक्के की प्रॉब्लम वाली साइड पे फोकस कर रहा है। वैसे आज की तारीख में कोरोना एक प्रॉब्लम है, और छोटी मोटी नहीं, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और अब एक ही प्रॉब्लम से 10 और प्रॉब्लम्स लॉकडाउन के बाद, लॉकडाउन इज वन प्रॉब्लम, स्लो डाउन इज अनदर प्रॉब्लम, ब्लैक फंगस तीसरी प्रॉब्लम, व्हाइट फंगस चौथी प्रॉब्लम, ऑक्सीजन की कमी। लेकिन ये सब निकली कहां से? कोरोना से। तो ये बात तो डिनाई नहीं की जा सकती कि कोरोना प्रॉब्लम नहीं है और बड़ी प्रॉब्लम है। लेकिन मैं आपको जो बोलने की कोशिश कर रहा हूं, अगर जीवन में प्रॉब्लम आएगी, अकेले नहीं आ सकती। प्रॉब्लम अपने साथ अपॉर्चुनिटी लाएगी ही लाएगी। अब इसी समय पे कुछ लोग ऐसे होंगे जो प्रॉब्लम पे फोकस करके बोलेंगे अजी सब बंद पड़ा है, सब खराब हो गया, अब सब कुछ ठीक होगा, फिर उसके बाद देखेंगे, एक बार देखते हैं कौन बचेगा टीम में, देखें कोई बचता भी है कि नहीं। तो ये वो कौन लोग हैं जो प्रॉब्लम वाली साइड पे फोकस करें। उसी समय पे कुछ लोग ऐसे होंगे जो बोलेंगे अगर यार ये समस्या आ रही है तो कोई तो इस टोन के नीचे सिक्के की दूसरी साइड पे नया रास्ता होगा। तो रास्ता क्या है? इस समय पे भी अगर आयुर्वेदिक सप्लीमेंट नहीं बेच पाए तो मतलब जिसको बोलते हैं ना जीवन बेकार हो गया यार, और कब बेचेंगे? मतलब ये कुछ ऐसा हो गया कि दिवाली पे हलवाई बोल रहा है मिठाई पता नहीं बिक नहीं पाती, और कब बिकेगी भाई? मतलब रातों में थोड़ा ना मिठाई बेचोगे, दिवाली पे ही तो बेचोगे। आप एक बात सोच के देखो, 95 इंडिया का बेस्ट एंटीऑक्सीडेंट है जो बॉडी की इम्यूनिटी को बेस्ट एनहांस करता है। मेरे ख्याल इस पे कोई डिबेट नहीं है। पहले तो फिर भी 9 लाख और रैक वैल्यू का सर्टिफिकेट था, अब तो वो भी अपग्रेड होकर 17 लाख से ऊपर का हो गया, मतलब और अपग्रेडेड फॉर्मूला आ गया। लेकिन आप मुझे एक बात सोच के, आप अपनी टीवी देखना, आप इस समय यह आलम है कि दुनिया का हर आदमी बोल रहा है मेरे प्रोडक्ट से इम्यूनिटी आती है। तेल बेचने वाला बोल रहा है मेरा रिफाइन ऑयल यूज करो, इसमें एंटीऑक्सीडेंट है, इससे इम्यूनिटी बढ़ेगी। चाय पत्ती बेचने वाला बोल रहा है मेरी चाय पत्ती यूज करो, इससे इम्यूनिटी बढ़ेगी। इसको छोड़ो, एशियन पेंट्स वाला बोल रहा है मेरा पेंट लगाओ, इससे घर में वायरस नहीं आएगा, इससे बॉडी की इम्यूनिटी। मतलब जिन प्रोडक्ट का इम्यूनिटी से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, वो इम्यूनिटी के नाम पे अपने प्रोडक्ट को बेच रहे हैं।
और हम 95 वाले जिनके पास एक्चुअली में संजीवनी पड़ी है, हम बोल रहे हैं एक बार प्रॉब्लम खत्म हो जाए ना, बाय गॉड एक बार ये ठीक हो जाए ना कोरोना, फिर किसको बेचेगा भाई? फिर किसको बेचेगा भाई? जब सब ठीक ही हो जाएंगे तो फिर किसके लिए? तो अगर आज आप मुझे बताओ, जो सैनिटाइजर बेच रहा है उसके लिए ये प्रॉब्लम है या अपॉर्चुनिटी? अपॉर्चुनिटी। जो मास्क बेच रहा है उसके लिए ये प्रॉब्लम है या अपॉर्चुनिटी? अपॉर्चुनिटी। तो जो आयुष्वास बेच रहे हैं, जो कवच प्राश बेच रहे हैं, जो फाइट स्ट्रेस बेच रहे हैं, जो 95 बेच रहे हैं, अगर हम लोगों के लिए भी अपॉर्चुनिटी आप नहीं देख सकते, तो भगवान नहीं, मुझे नहीं पता कौन सा ऐसा दिन आएगा जिस दिन आपको ये भगवान ऊपर से आके बोलेगा जी भैया इससे बड़ा और कोई टाइम नहीं आएगा। और आपको एक और मजेदार बात बताता हूँ, आप में से बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा हमें बेचने का स्किल नहीं आता या अभी कौन खरीदे। आप गलत फहमी में हो भाई। आपको मैं सच बताऊं, देखो थोड़ी कड़वी बात बोल रहा हूँ, आप पता नहीं सचिन जी बाद में कोस लें अब, लेकिन अब तो मौका मिल ही गया मुझे। लेकिन मैं आपको सच बताऊं, आप में से जितने लोगों के आज कॉन्टैक्ट्स हैं, उन लोगों को अगर आप केवल जानकारी मात्र भी दे दो, छोड़ो सेलिंग, छोड़ दो प्रेजेंटेशन, केवल जानकारी भी दे दो कि भैया मेरे पास इस तरीके के प्रोडक्ट हैं जो इस तरीके से बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ा के कोरोना में मदद कर सकते हैं, लोग घर से छीन के लेके चले जाएंगे आपसे। ये तो कुछ ऐसा हुआ कि दुनिया में ऑक्सीजन की कमी से लोग मर रहे हैं, आपके पास ऑक्सीजन सिलेंडर और कॉन्सेंट्रेटर मौजूद है, और आप बोल रहे हो मैं बताऊंगा नहीं किसी को, मैं नहीं बताऊंगा। भाई साहब मैं बता रहा हूं, आप ही के रिश्तेदारों में से भगवान ना करे कुछ 19-21 किसी को हो गया, और कहीं बाद में आपने मुंह खोला कि एक्चुअली ना था तो सही यार, एक 95 मैंने तेरे को बताया नहीं, वो आदमी ना इतना कोसेगा ना आपको कि शर्म नहीं आती, जब तेरे पास कुछ था तो उसी दिन बोल देता मुंह से, बोलने में क्या प्रॉब्लम थी? मैं फिर कह रहा हूँ, आज सामान बेचने की जरूरत नहीं है, सामान की केवल जानकारी मात्र लोगों को पहुंचाने की आवश्यकता है। सामान तो लोग खुद ब खुद घर आके आपसे छीन के ले जाएंगे, लेकिन हाँ, जब जानकारी मुहैया कराएं तो दो चीजें होनी चाहिए। नंबर 1, नियत मदद करने की होनी चाहिए, पैसा कमाने की। नियत मदद करने की होनी चाहिए, पैसा कमाने की नहीं। और दूसरा, मुंह से रीएश्योरेंस निकलना चाहिए कि मैं खड़ा हूं, तू चिंता ना कर, तू ये प्रोडक्ट ले। सिर्फ ये दो चीजें चाहिए जानकारी देते समय। अगर आप हेल्पिंग एंड रीएश्योरेंस, माइंड में हेल्पिंग इंटेंशन और मुंह पे कोई जरूरत नहीं है 95 की एक गाथा पढ़ने की कि जी मैं आपको बताता हूँ 95 क्यों बढ़ा, नथिंग। आप में से कितने लोग हैं इसको लगता है कि आज जो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर बेच रहा है, जब आप उसके पास जाओगे खरीदने तो वो पहले आपको कन्विंस करता है कि ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर इतना अच्छा। अरे भाई साहब उसके पास टाइम ना है, वो कह रहा है चाहिए आगे बढ़ो, नहीं तो भैया अगला खड़ा है। आज वो वाला टाइम नहीं है जिसमें आपको लोगों को ये बताने की जरूरत है कि 95 में इतने सारे गुण हैं। आज तो सिर्फ इतना बोलने की जरूरत है, ये ले ले, मैं कह रहा हूं मेरी जिम्मेवारी है, इसको पी ले बस। लेकिन ये चलेगा कब? जब नियत होगी मदद करने की, पैसा कमाने की या बिजनेस बढ़ाने की नहीं, मदद करने की। तो इतना भी अगर आप लोग आज कर देंगे, मैं सिर्फ मेरे डिस्ट्रीब्यूटर्स को ये बोलना चाहता हूँ, मैं आपको एक आखिरी में कहानी सुना के खत्म कर रहा हूँ। एक 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 योगी समझते हैं आप, एक साधु आप समझ लीजिए, एक पेड़ के नीचे बैठे थे, और उस पेड़ के नीचे जब साधु बैठे तो एक दूध वाला रोज उन साधु के सामने से निकलता था, और नदी के किनारे एक पेड़ था जहां पे साधु महात्मा बैठते थे। तो वो दूध वाला एक दिन साधु महात्मा से नमस्ते करके बोला, साधु जी मैं ना ये आपसे पूछना चाहता हूँ, मेरे जीवन में ना बड़ी समस्याएं हैं, इन समस्याओं ये समस्या खत्म कब होंगी? तो साधु ने बोला मैं तेरे को बताऊंगा लेकिन तू कल आना मेरे पास। तो अगले दिन वो दोबारा जब आया तो उसने देखा नदी के किनारे पे साधु महात्मा खड़े। तो उसे लगा कि अभी बताएंगे, 10 मिनट हो गए, 15 मिनट हो गए, 1 घंटा हो गया, तो उसे लगा शायद साधु महात्मा आज मूड में नहीं है, कल पूछूंगा। अगले दिन फिर गया तो साधु महात्मा नदी के किनारे खड़े हुए हैं और वो अभी भी कुछ बोल नहीं रहे हैं। 4-5 दिन जब लगातार हो गए तो वो साधु महात्मा को खड़े होकर बोला, यार कोई तरीका हुआ, आप ना तो मुझे कोई रास्ता बता रहे हो, रोज ये नदी के किनारे खड़े हो जाते हो, क्या देख रहे हो? बोले बस मैं एक चीज का वेट कर रहा हूँ, ये पानी का जो बहाव है बस ये एक बार खत्म हो जाए तो मैं नदी पार करूं। तो बोले अजीब पागल हो, नदी का बहाव खत्म होकर क्यों पार करोगे, इसी में से तो करना है। बोले बेटा यही बस मैं तुझे समझाना चाहता था, प्रॉब्लम खत्म नहीं होगी जीवन में, प्रॉब्लम के बीच में से ही तैर के तुझे तैरना ही सीखना पड़ेगा कि इस प्रॉब्लम से निकलना कैसे।
तो अगर आप में से कुछ लोग ये सोचते हैं एक बार प्रॉब्लम खत्म हो जाए, इंसान खत्म हो जाएगा, इंसान की प्रॉब्लम नहीं खत्म हो सकती। हमें इसी मृत्यु लोक में, इसी जीवन के, इसी प्रॉब्लम के बीच में ही कैसे हम अपने आप को सक्षम बनाएं, इस बारे में अपने आप को सोचना चाहिए, उस बारे में अपने आप को जो है वो सशक्त बनाना चाहिए। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बिल्कुल इसी तरीके से आप इन चीजों को करेंगे। सचिन जी ने बाकी मुझे इनवाइट किया, उनका अगेन बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं देख पा रहा था कि हमारे मैम है वर्कल आरटीसी लीडर है साधना मैम, उन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से बीओपी दी, उनको भी मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। इवन साधना मैम है, राकेश सर हैं, हमारे जी गणेश सर भी हैं जो हमारे आरटीसी हैं, आप सब लोगों को, और स्पेशली हमारे एनटीसी लीडर जो मोहन सर हैं, आप सब लोगों को भी मेरी